हेलो फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन जो जीएसटीआर 2B जिस ईयर से एप्लीकेबल हुआ है तब से बार बार पूछा जाता है, आपके दिमाग में भी होगा। बहुत से ऐसे आईटीसी होते हैं जो जीएसटीआर 2A में तो आ जाते हैं बट जीएसटीआर 2B में नहीं आते हैं। वहां पर कई बार क्लाइंट भी मुझसे पूछता है, सर हम आईटीसी क्लेम कर लें क्या? मेरे पास यूट्यूब पर भी कमेंट आता है, सर हमारे 2B में तो नहीं आ रहा है बट 2A में आ रहा है, तो क्या हम 2A के हिसाब से अभी ले लें? अगर ले लेंगे तो सर क्या हो जाएगा? देखिए, रूल क्या कहता है कि भाई अगर जीएसटीआर 2B में आईटीसी नहीं है तो आप नहीं ले सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा, अपना एग्जांपल, जहां पर आईटीसी अगर क्लेम ना करते तो जीएसटी पेबल आता 15 लाख, और अगर आईटीसी क्लेम कर लेते एज पर जीएसटीआर 2A तो पे करना पड़ता सिर्फ 2 लाख। मतलब आप समझ रहे हो कितना ह्यूज डिफरेंस था। तो जब ऐसी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई तो हमने क्या किया और आपके पास क्या क्या ऑप्शन है सब डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास प्रैक्टिकली दो सिचुएशन थी। 2A में तो आईटीसी आ रहा था, 2B में नहीं आ रहा था। अगर हमारा क्लाइंट आईटीसी ना लेता, ठीक है, हम रूल के हिसाब से चलते और हम उसको डेफर कर देते आईटीसी को, तो उस मंथ में जीएसटी पेबल निकल के आता 15 लाख, 15 लाख रुपए का। दूसरा हमारे पास ऑप्शन सिनेरियो ये था कि हम आईटीसी 2A के हिसाब से क्लेम कर लेते हैं, जो हमारा एक्चुअल आईटीसी था भी। तो हमारा जो एक्चुअल आईटीसी मतलब जो जीएसटी पेबल बन रहा था वो बनता 2 लाख। तो करीब करीब 13 लाख रुपए का जो हमारा कैश था वो ब्लॉक होने से बच जाता। एक ह्यूज अमाउंट जो है वो इन्वॉल्व था। तो हमने सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर खंगाला। अब हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे थे, एक तो हम क्लेम ना करें, दूसरा हम क्लेम करें और लिटिगेशन में जाए। क्योंकि जब आप जीएसटीआर 2A के हिसाब से आईटीसी क्लेम कर लोगे तो नोटिस आना पक्का है, ऐसा होता है सर। तो कैसे क्या करना है? सबसे पहले देखिए 2A और 2B में मिसमैच होता क्यों है। देखिए जीएसटीआर 2A जो है ना वो डायनेमिक होता है। डायनेमिक क्या है? कॉन्टिन्यूअस अपडेट होता रहता है। एक को अपडेट होगा, दो को भी होगा। जैसे जैसे इनवॉइस सप्लायर ऐड करता जाएगा वैसे वैसे जीएसटीआर 2A अपडेट होता चला जाता है। सामने वाला सप्लायर जीएसटीआर 1 टाइम से फाइल करे ना करे, अगले महीने करे, उससे अगले महीने करे, जीएसटीआर 2A जो है उस मंथ का उसी मंथ में अपडेट होता चला जाता है। जीएसटीआर 2B ऐसा नहीं है। अगर सप्लायर ने ड्यू डेट के बाद अपना जीएसटीआर 1 फाइल किया तो जीएसटीआर 2B में अपडेट नहीं होगा। अगर ड्यू डेट के बाद किया है तो नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में आता है। तो अब क्या होगा? सप्लायर ने कट ऑफ के बाद जीएसटी 1 फाइल करा, क्या हो सकता है जीएसटी नंबर ही गलत डाल दिया, कुछ भी बहुत रीजन हो सकते हैं। इनवॉइस जो है तो फिर इनवॉइस नेक्स्ट मंथ के जीएसटीआर 2B में चला जाएगा। अब क्या होगा? जब आप जीएसटीआर 3B फाइल करने बैठोगे तो पता चलेगा सर कि 2A में तो आ रहा है, 2B में नहीं आ रहा है, और डिफरेंस भी ह्यूज है। ठीक है, तो देखिए लीगल फ्रेमवर्क क्या कहता है एज पर द जीएसटी लॉ की अगर बात करें, सेक्शन 16(2)(a), वो यही कहता है कि भाई सप्लायर ने इनवॉइस डिटेल फर्निश की हो और रिसिप्ट को कम्युनिकेट होना चाहिए कहां पर? 2B में। 2B में अगर आ रहा है, आईटीसी शो कर रहा है, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। सेक्शन 41 कहता है कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हो बट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। और कंडीशन क्या है कि 2B में नहीं है तो भाई आपको आईटीसी क्लेम नहीं करना है, डेफर कर देना है, यही रूल है। और पहले आपको इसी ऑप्शन के लिए जाना चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर फिर आपको ऑप्शन नंबर 2 भी, जैसे हमारा केस है, वहां पर आप ऑप्शन नंबर 2 के लिए भी जा सकते हैं। बिकॉज इतना ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व है, 10-15 लाख रुपए कैश फ्लो जो है वो ब्लॉक हो रहा है। तो अगर 2-4, 10,000, 20,000, 50,000 तक का मामला है, तब तो मैं रिकमेंड यही करूंगा, आपको आईटीसी नहीं लेना चाहिए अगर 2B पे नहीं आ रहा है। क्योंकि 1-2 लाख के लिए अगर आप इतना बड़ा रिस्क लोगे, कल को नोटिस आएगा तो फिर हो सकता है डबल अमाउंट पे करना पड़ जाए। तो 50,000, 1-1.5 लाख के लिए तो ये रिस्क नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर आपका बड़ा अमाउंट है, 5 लाख, 10 लाख, 15, 20, जो बड़े सप्लायर हैं, जो बड़े ट्रेडर हैं, उनका करोड़ों भी इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो भाई देखिए आपको क्लाइंट वाइज भी देखना है,
अगर क्लाइंट कैश पे कर सकता है, फाइनेंशियली वो इतना रिलायबल है कि वो 10, 15, 20, 25 लाख डेफर करने के बाद भी उसको फाइनेंशियली फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ठीक है। फिर आप हमेशा काम क्या करना है, आपको 2B के हिसाब से आईटीसी लेना है। इस मंथ पे कर दीजिए, नेक्स्ट मंथ की 2B में जब वो आईटीसी आ जाएगा, आराम से आप उसको क्लेम कर सकते हैं। रिस्क है ही नहीं, इंटरेस्ट और डिस्प्यूट वगैरह भी अराइज नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन 1 ये होगा भाई, आईटीसी डेफर कर दो, 15 लाख रुपए पे कर दो, जो भी निकल के आ रहा है। लेकिन हमारे केस में क्लाइंट इतना फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियली जो है वो कैपेबल नहीं था, तो फिर हमें दूसरा ऑप्शन के लिए जाना पड़ा, क्योंकि 2A में आ रहा था। आईटीसी जेन्युइन था, 2A में आ रहा था, गुड्स रिसीव हो चुका था। आईटीसी क्लेम करने की वो जो सारी कंडीशन थी ना, वो सब कुछ यहां पर सेटिस्फाई हो रही थी। जैसे 2A में आ रहा था, सप्लायर एक्टिव था, ट्रेसेबल था, फेक सप्लायर नहीं था, फेक जो है डिलीवरी नहीं थी, फेक सप्लाई नहीं थी, सब कुछ जेन्युइन था। हमारे पास वैलिड इनवॉइस भी था, गुड्स और सर्विस रिसीव भी हुआ था, हमने 180 डेज में उसका पेमेंट भी किया था, और ये 17.5 का ब्लॉक आईटीसी भी नहीं था। तो जब ये सारा सिचुएशन था ना, तो हमने सारे रिस्क को एसेस करते हुए 2A के हिसाब से आईटीसी क्लेम किया। अच्छा, रिस्क क्या हो जाता है, अगर आप 2A के हिसाब से क्लेम कर लोगे तो हो सकता है कि डिफरेंस अमाउंट का डीआरसी 01 इशू हो जाए, ऑडिट तक भी आपका जो है नोटिस आ सकता है, असेसमेंट भी पास हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप 2A के हिसाब से आईटीसी क्लेम करेंगे तो नोटिस आएगा, तो उसके लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना है। जब आप इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर जो होता है ना, जब आप बहुत बड़ी बैटल लड़ने जा रहे हैं तो आपके पास हथियार भी मजबूत होने चाहिए। तो उसी तरह जब आप 2A के हिसाब से आईटीसी क्लेम कर रहे हो, तो आपके बैकअप में आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी एविडेंस पूरे स्ट्रांग होने चाहिए। और यहाँ पर एक केस लॉ भी है जो बायर के फेवर में है, सनक्रॉफ्ट एनर्जी वर्सेस असिस्टेंट कमिश्नर कैलकाटा। वहां पर डिपार्टमेंट ने ये बोला, शुड नॉट मैकेनिक, मतलब जो कोर्ट ने ये बोला कि डिपार्टमेंट शुड नॉट मैकेनिकली रिवर्स बायर आईटीसी मेयरली बिकॉज इनवॉइसेस आर नॉट रिफ्लेक्टेड, स्पेशली विदाउट फर्स्ट एग्जामिन सप्लायर एंड बायर्स बोनाफाइड एविडेंस। इस केस में यह कहा गया कि भाई आप जो है ना, पहले आपको सप्लायर को नोटिस भेजना चाहिए था, उसका असेसमेंट करना चाहिए था, उसका एग्जामिनेशन करना चाहिए था। अगर वो फेक निकलता, वो फ्रॉड निकलता, फिर आप आईटीसी डिनाई कर सकते हो, क्योंकि परचेजर जो है वो बोनाफाइड है, तो आप आईटीसी यहां पर आप डिनाई नहीं कर सकते। एक और केस लॉ भी था गुजरात हाई कोर्ट का, गुवाहाटी हाई कोर्ट का, लेकिन ये सारे हाई कोर्ट के डिसीजंस हैं सर, ठीक है, डिपार्टमेंटल डिसीजंस हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के नहीं है ये रूलिंग बन जाएगी। क्योंकि एक डिसीजन जो है वो डिपार्टमेंट के फेवर में भी आया हुआ है कि अगर डिपार्टमेंट को जरा सा भी लग रहा है कि कोई रिस्क इन्वॉल्व है, चाहे वो इनवॉइस से रिलेटेड हो, गुड्स से रिलेटेड हो, ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड हो, शिपमेंट हो, सप्लायर ट्रेस नहीं हो पा रहा है, टैक्स कंप्लायंस नहीं हो रहा है, जरा सा भी अगर लग रहा है डिपार्टमेंट को, तो भाई आईटीसी वो डिनाई कर सकता है। इसीलिए आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस होना चाहिए। अगर आप जीएसटीआर 2A के हिसाब से आईटीसी क्लेम कर रहे हो, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस, परचेज ऑर्डर, सप्लायर का पूरा लेजर, ई वे बिल, डिलीवरी प्रूफ होना चाहिए आपके पास, स्टॉक रजिस्टर मेंटेन होना चाहिए, बैंक पेमेंट का प्रूफ होना चाहिए जिससे 180 डेज का कंप्लायंस प्रूफ हो सके, सप्लायर का स्टेटस हमेशा एक्टिव होना चाहिए, जीएसटीआर 2A का स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जीएसटीआर 2B का स्क्रीनशॉट, दोनों का आपस में रिकंसिलिएशन होना चाहिए। जब आपको जीएसटीआर 2B में आईटीसी नहीं दिख रहा था, तो आपने सप्लायर को इंटीमेट किया होगा, चाहे व्हाट्सएप या कॉल या ईमेल से, तो वो कंफर्मेशन होना चाहिए, वो कम्युनिकेशन होना चाहिए। सप्लायर ने अपना जीएसटीआर 1 फाइल कर लिया है, आपका नहीं, सप्लायर ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया है, भले ही लेट किया है, उसका आपके पास फाइलिंग प्रूफ होना चाहिए। जीएसटीआर 3B सप्लायर ने अपना 3B फाइल कर दिया है और टैक्स पे कर दिया है, आपने अपना 3B फाइल कर दिया है, टैक्स पे कर दिया है, जो बन रहा था वो आपके पास प्रूफ होना चाहिए। मिसमैच क्यों हो रहा है, क्या टाइम से फाइल नहीं हुआ है, जीएसटी नंबर गलत पड़ गया है, अमाउंट गलत हो गया है, जो भी रीजन है वो मिसमैच का रीजन होना चाहिए। क्लाइंट का कंसेंट होना चाहिए कि हाँ मुझसे डिले हो गया है, ठीक है ना, एक प्रॉपर लेटर ड्राफ्ट करके आपको उस पर साइन ले लेना चाहिए कि भाई मैंने जीएसटीआर 1 लेट फाइल करा है, ये डेट है,
इस वजह से आपको जीएसटीआर 2B में नहीं शो हो रहा है ये सारी चीजें। लीगल नोट, रिकंसिलिएशन शीट होनी चाहिए। और ये लिस्ट जो है ना, ये कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं है, इसके अलावा भी जो भी आप पॉसिबल एविडेंस इकट्ठा कर सकते हो वो आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप 2A के अकॉर्डिंग आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका डॉक्यूमेंटेशन जरा सा भी कमजोर है, ठीक है, और अगर आपका जो है 2B में भी नहीं आ रहा है, तो भाई आप 2A के हिसाब से मत जाइए। हो सकता है आपका जो सप्लायर है वो आपके टच में नहीं है, आप बार बार मेल भेज रहे हो, ईमेल भेज रहे हो, वो रिप्लाई नहीं कर रहा है, टाल मटोल कर रहा है, कंसर्न लेटर आपने मांगा तो साइन नहीं करके दे रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो जरा सा भी आपको लग रहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन में कमजोर हैं, आप 2B के हिसाब से जाइए, रिस्क फ्री। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रांग है, और आपका जो सबसे बड़ा यहाँ पर की पॉइंट है वो है कैश फ्लो क्राइसिस। भाई 50,000, 1 लाख, 2 लाख के लिए रिस्क मत लीजिए। बहुत बड़ा अमाउंट हो जा रहा है, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, प्रैक्टिकली आपका कैश फ्लो ब्लॉक हो रहा है, वहां पर आप 2A के हिसाब से जा सकते हैं। बट जैसा कि मैंने बताया, एविडेंस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो हमने क्लेम किया, हम लिटिगेशन में गए, और हम वहां से हमें मतलब ये हमको ये अलाउ किया गया कि ठीक है, क्योंकि हमारे पास सारे प्रूफ जेन्युइन थे। यहां तक कि सप्लायर को भी बुलाया गया, जो सप्लायर भी गया था। तो इस तरीके से हो गया। बट हर केस में अलाउ हो जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है, तो आप अपने अपने केस के हिसाब से चलिए। हमारे फेवर में कुछ केस लॉज हैं, लेकिन जो जनरल रूल है वो यही है कि आपको 2B के हिसाब से ही क्लेम करना है। बहुत ज्यादा अगर आपकी कैपिटल ब्लॉक हो रही है, फिर आप 2A के हिसाब से जा सकते हैं। कैसा लगा वीडियो हमें जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।